नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल एबीएस स्टडी अब। दोस्तों अभी आपको दिन प्रतिदिन स्पोकन का वीडियो देखने को मिलता था, यानी कि आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता था हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार से आज से आपको करंट अफेयर यानी कि डेली का आपको जीके क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि जिस प्रकार से आपको इंग्लिश में स्पोकन में बेस से बिल्कुल सिखाया जाता था, एकदम बेस से उठाया जा रहा था आपको, ठीक इसी प्रकार से आपको जीके के क्वेश्चन में भी आपको शुरू से यानी कि बेस से आपको सिखाया जाएगा एकदम हाई लेवल से, यानी कि जीरो लेवल से लेके आपको हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपके सर ये मोहित सर है, आपको जीके का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जीके के पूरी कंप्लीट आपको शुरू से बेस से लेके आपको ले जाएंगे और एकदम इंपॉर्टेंट आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। आपको बस केवल क्या करना है कि आपको वीडियो को लगातार देखते रहना और अपने नोटबुक को निकाल के एक एक पॉइंट लिखते रहना है। यानी कि आपका जितना भी जीके का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बस क्या करना है, आपको मेहनत करना है वहां से बैठ के। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, केवल आप अपने लिए मेहनत करना है, केवल आप किसी दूसरे के लिए अपने लिए केवल मेहनत कर लीजिए बस। यानी कि आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। तो आपका जीके का क्वेश्चन सर पढ़ाएंगे और आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ना। आपको स्पोकन का भी क्लास मिलेगा और जीके का भी मिलेगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपके चैप्टर का भी वीडियो मिल सकता है आपको। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। और कोई भी डाउट अगर जीके में होता है, सर पढ़ाते हैं, अगर कोई भी डाउट आपको फंसता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बनाया गया, आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए अपने क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन को आपको एक एक पॉइंट सर आपका सॉल्व करा देंगे। तो ठीक इसी प्रकार चलते हैं, सर आपको पढ़ाते हैं जीके का क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने जीके पढ़ाऊंगा। आज मैं बताऊंगा आपको कि संविधान सभा कैसे काम करती थी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और उसके बाद हमारे संविधान के बनने के समय क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे संविधान बना, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, उसमें क्या क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ इसमें। तो शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के बाद ये लगभग तय हो गया था कि अंग्रेज जो हैं भारत को छोड़कर चले जाएंगे आने वाले वर्षों में। लेकिन अब चूंकि भारत के पास अपना कोई सिस्टम नहीं था, मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो उसको चलाने के लिए, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएंगे तो भारत को चलाने के लिए एक लीगल सिस्टम चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने संविधान सभा की बात की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा बनाई जाए, संविधान बनाया जाए और इसकी जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस को, जो उस समय की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख संस्था थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो उसकी प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो जुलाई 1946 में उसका गठन किया गया और प्रथम बैठक की गई 9 दिसंबर 1946 को। और उस प्रथम बैठक में ये इंश्योर किया गया कि भारत की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं जो कि सब उसकी आजादी में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही थी, भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप में अपना दखल दे रही थी, उनको उसमें भाग लेने दिया जाए। तो इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था, हिंदू महासभा ने नहीं पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो जो थे वो नहीं चाहते थे कि भारत अभी अपने ऊपर स्वतंत्र हो, वो डोमिनियन की मांग कर रहे थे और उन्होंने द्विराष्ट्र थ्योरी की भी मांग की थी। मुस्लिम लीग भी दो राष्ट्र दो नेशन थ्योरी की मांग कर रहा था, लेकिन उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसकी बैठक के बाद जो निर्वाचन हुए थे, जुलाई में गठन हुआ था, उसके बाद जब निर्वाचन हुए और प्रथम बैठक हुई, उस समय मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और उसके बाद वो संविधान सभा को छोड़कर चले गए और दोबारा कभी भी उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। उन्होंने टू नेशन थ्योरी के ऊपर अमल किया और 1947 में 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को अलग करवा दिया उन्होंने। जो प्रथम बैठक से पहले जो चुनाव हुए थे उसमें जो प्रतिनिधित्व का बंटवारा किया गया था वो आबादी के आधार पर किया गया था, यानी कि 10 लाख लोगों पे, लगभग 10 लाख लोगों पे एक सीट का निर्धारण किया गया था और इस तरह से 398 सीट बनाए गए थे टोटल, जिसमें से कि जो विभाजन था सीटों का वो 3 समुदायों के ऊपर किया गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के तहत 1909 में ही लागू कर दिया गया था। ये विभाजन जो था मुस्लिम का पृथक निर्वाचनकरण जो था 1909 में किया गया। 1919 में इसे पूरी तरह से विस्तार करके सिख और इसमें साथ ही साथ दलितों को भी शामिल किया गया था, जिसमें कि फिर महात्मा गांधी अनशन पर बैठे, पूना पैक्ट समझौता हुआ, फिर जाकर दलितों को ये कहा गया कि नहीं वो हिंदू के ही साथ हैं, तो फिर से उनको हटा करके मुस्लिम, सिख और साधारण 3 भागों में इसका विभाजन कर दिया गया।
उसके बाद जब मुस्लिम लीग अलग हो गई, सारी चीजें साफ हो गई और एक सिस्टम बन गया, तो इसकी जो दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और वो संविधान सभा के भंग होने तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब संविधान सभा भंग हुई, जब इंटरनल अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसमें ये राष्ट्रपति बनाए गए थे और जब चुनाव हुआ 1952 में, उसके बाद ये चुनकर भी राष्ट्रपति बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। इसका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 22 जनवरी 1947 को नेहरू जी ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो 1930 में 26 जनवरी को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, कुछ वैसा ही था। 1930 में इन लोगों ने, कांग्रेस की जो नई ब्रीड थी, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू थे और उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, ये लोग नए थे, इन लोगों ने एक डेट घोषित कर दिया था कि इस दिन हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, जो था 26 जनवरी 1931, कि हम लोग इस दिन से स्वतंत्रता मनाएंगे। और उसके पहले उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, उसी को थोड़ा बहुत संशोधित करके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पेश किया गया और संविधान सभा ने इसे अपना भी लिया। जब संविधान सभा बनकर तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। जब इसे अपनाया गया 1949 में, इसी दिन को 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान को अपनाया गया था। तो जिस दिन ये अपनाया गया उस दिन संविधान में कुल भाग थे 22, कुल अनुच्छेद थे 395 और उसमें 8 अनुसूचियां उस समय थी जब संविधान बना था। तब भाग थे 22, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8। आज भी संविधान में भाग 22 ही है, अनुच्छेद 395 ही है, हालांकि उसमें बहुत कुछ ऐड हुआ है। जैसे भाग अनुच्छेद 395 के अंदर जैसे कोई भी एक अनुच्छेद 1, 2, 3 उसके अंदर पार्ट बाय पार्ट कर दिए गए हैं, लेकिन टोटल नंबर जो अनुच्छेद का दिखाता है वो 395 ही है। कुल भाग 22 ही है, जिसमें कि एक 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य का भाग जोड़ा गया था, लेकिन वो भाग 4 के क पार्ट में जोड़ा गया, यानी कि उसको एक अलग से भाग ना बना करके पहले से एग्जिस्टिंग जो भाग था उसका ही एक पार्ट बना दिया गया। इसलिए ये कुल भाग आज भी 22 है, हालांकि इसमें संशोधन हुए हैं, इसमें जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कुल भाग 22 है। अनुच्छेद भी कुल 395 है। हाँ, अनुसूचियां पहले 8 थी जो अब बढ़कर के 12 हो गई है। जो 8 अनुसूचियां थी वो बढ़ के 12 हो गई है। इसके बाद संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, 42वां संशोधन, और इसके बाद एक संशोधन 46वां संशोधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, जो बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने संविधान में चेंजेस किए थे, और उस चेंजेस को बदलने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार ने 46वां संशोधन लाया था। ठीक है, तो हम लोग 46वां संशोधन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 42वां संशोधन। उसमें प्रस्तावना में इस उद्देश्य की जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तावना के नाम से संविधान में शामिल किया गया था। उसमें 3 बड़े शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिसपे कि आज भी विवाद है। हालांकि ये अखंडता जो है ये तो सही है, इस पर किसी को डाउट नहीं है, किसी को विवाद नहीं होता है, लेकिन ये दो मुख्य बिंदुएं हैं, ये एक पार्टी की विचारधारा दिखाती है। हालांकि जब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में जो लिखी अंतर्निहित बातें हैं, संविधान का जो मूल स्वरूप है उसमें ये चीजें अंतर्निहित है, भले ही लिखी न गई थी, लेकिन ये अंतर्निहित था कि भारत का जो समाज है वो उस तरह से डेवलप किया जाएगा जो कि समाजवादी समाज होगा, और उसकी विचारधारा इस तरह से होगी कि वो किसी भी पंथ को लेकर के ऑब्सेस्ड नहीं होगा, सभी पंथ को समान बात से समान तरह से ट्रीट करेगा, तो वो पंथ निरपेक्ष होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके संशोधन को सही माना। ठीक है, लेकिन वर्तमान की जो पार्टी है, अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार की आइडियोलॉजी दूसरी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी दूसरी है, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में ऐसा बातें फिर बैठती थी, बीजेपी इस पे राजनीति करती है। तो अभी ये दोनों मुद्दे हमेशा रह के सामने आते हैं कि ये संविधान में क्यों जोड़ा गया। तो ये याद रखने वाली बात है कि 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए जो कि संविधान के अंतर रूप रेखा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते थे। वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक और भाग जोड़ा गया, चौथे में क, जो कि मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, केवल और केवल मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, ये सरदार स्वर्ण सिंह थे और इनकी ही सिफारिश पे इंदिरा गांधी की सरकार ने भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जो कि ये प्रवर्तनीय नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
यानी कि अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी को इस आधार पे जेल में डाला जाए या किसी को इस आधार पे अवरुद्ध किया जाए कि वो मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है। यानी कि ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन एक अच्छे नागरिक के तौर पे ये माना जाता है कि आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। उसी तरह से एक और पार्ट है संविधान में आता है जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये संविधान सभा ने भाग 5 में मूलतः जोड़ा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये भी ठीक उसी तरह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि राज्य पे ये दबाव नहीं दिया जा सकता है कि वो इन्हीं सिद्धांतों के अंदर काम करे, ठीक है, जिसमें कि सोशल वेलफेयर के सिद्धांत आते हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए सिद्धांत आते हैं, जिसमें महिलाओं को उत्थान के सिद्धांत आते हैं। तो लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इस पे ऐसा दबाव नहीं है कि ये लागू करना ही करना है। लेकिन फिर भी जब भी कोई नियम निर्माण होता है तो सरकार इसका ध्यान रखती है कि ये सिद्धांत कहीं से वायोलेट न करें, ऐसा ना हो कि इन सिद्धांतों की अवहेलना हो। तो ये सरकार के लिए था, और ये जो भाग 4 में जोड़ा गया इंदिरा गांधी की सरकार में, वो था मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए। ये कर्तव्य ऐसे है कि आप पे दबाव तो नहीं है न्यायालय द्वारा कि आप नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि एक अच्छे नागरिक के तौर पे इन कर्तव्यों का पालन करें, जिसमें प्रमुखता है कि अपने देश की एकता अखंडता की रक्षा करें, कुछ ऐसा ना कहें या कुछ ऐसा ना बोलें कि अपने देश के प्रभुत्व पे सवाल उठा हो, और वैज्ञानिक सोच रखें। ऐसा ना करें कि किसी पुरानी या पिछली रूढ़िवादिता के चलते हम किसी को बुरा भला कहें, किसी के जान को जोखिम में डालें। वैज्ञानिक सोच रखें, टू द फैक्ट सोचें, टू द पॉइंट सोचें। तो आज ये सारी चीजें थी, और इसके बारे में डिटेल से अभी और हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।